क्या होता है भाई? क्या होता है, कोई भी चीज आपका पृथ्वी या कोई भी अर्थ है, कोई भी प्लेनेट है, वो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन। यानी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगती है या दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन। सिंपल बात से मैंने बोला पहली बॉडी है जिसका मास क्या है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है m2, इनके बीच की दूरी क्या है r। तो दो मासेस के सेंटर में जो लगने वाली फोर्स होती है, यानी इस मास के सेंटर से इस मास के सेंटर पे जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये एफ जी का फॉर्मूला होता है, जो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी क्या आता है हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर में आपका जो सबसे ज्यादा हमें कंटेंट दिया है, हाँ कंटेंट ही दिया है, और वो दिया है एक बंदे ने जिसका नाम था न्यूटन। तो न्यूटन हर एक जगह पे है। आपने पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरा चैप्टर पढ़ो, या कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, फिजिक्स में 70% चैप्टर्स में न्यूटन का नाम आते ही आता है। तो न्यूटन एक ऐसा बंदा है जो हर एक लाइन में, आपका क्या लिक्विड ले लो, मोशन ले लो, या मैकेनिक्स ले लो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, हर एक चीज में आपको उसका कहीं ना कहीं कोई जिक्र होता ही है। तो न्यूटन के ऊपर कभी एक एप्पल के पेड़ से एक एप्पल गिरा, तो उसने एक चीज सोची कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उस समय उसने एक चीज की खोज करी थी जिसका नाम बोला उसने ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहते हैं न्यूटन के हिसाब से को हर एक बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे ये पैर है, ये भी अर्थ की तरफ क्या हुआ? अट्रैक्ट हुआ। आप भी अगर कभी मान लो आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, सभी तुम सब 11th में हो, फिर 12th में हो गए, 12th के बाद सभी आपका नीट या जेई का एग्जाम दोगे। बाई चांस अगर किसी का नहीं होता, कोई कोटा गया है कहीं पे भी गया और वहाँ पर उसका एग्जाम नहीं होता, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं। ठीक है, मान लो 10 माले पे चढ़ गए, अब 10 माले से आप कूदो, तो अब नीचे ही जाओगे ना, ऊपर तो नहीं जाओगे। नहीं, पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे। ठीक है, तो जब नीचे जाओगे कौन सी फोर्स आपको नीचे की तरफ खींचेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? सुसाइड करना मत। चलो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन टू masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें बोला गया है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये बताओ। तो मैंने बोला फिर से, पहला बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2, दोनों के बीच में एक सेंटर में एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं F, और दोनों के बीच की दूरी मान ली R। ठीक है, इन्होंने सिंपल बोला कि जो फोर्स लग रही है दोनों मास के सेंटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई m1 और मल्टीप्लाई m2, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो आप सभी? यानी अगर ये बढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा? मास का साइज बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या बढ़ेगी? मास का साइज घटेगा तो फोर्स घटेगी। ये एक दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको माना हमने पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? घटेगा। तो ये चीज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या होगी? अगर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी सेकेंड इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मिक्स किया, तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रपोर्शनल आ गया। प्रपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया g। व्हाट डू यू मीन बाय जी? कैपिटल जी। तो एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी। दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों ही अलग होते हैं। दोनों में आपको बहुत सारी चीजें अलग होती है। हाँ, काफी लोग ना कैपिटल जी और स्मॉल जी को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं। कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है। तो कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है। तो क्या हमारे सही लिखा है हमने? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशन क्या होता है? m-1 l3 t-। तो ये हो गया है, तो कॉपी निकालो आप सभी। अब कॉपी निकालने के बाद आपको निकालना है कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब कैसे निकालेंगे पहले देखो, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आपके पास 10 सेकेंड है निकालने के लिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। हाँ, अब देखिए, अब 10 सेकेंड आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी का अगर निकालोगे तो फोर्स इंटू में क्या होगा, आर स्क्वायर m1 और m2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m/l(t-2), आर का डायमेंशन l स्क्वायर, मास का डायमेंशन m, मास का डायमेंशन m, m से m कट गया, l स्क्वायर और l क्या हो गया, क्यूब t-2 m-1, तो m-1 l क्यूब t-2। अब फोर्स एक्टिंग बिटवीन, अब दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको निकालना है इसका आंसर। तो आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस कहता है 14 न्यूटन, यानी दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, 40 न्यूटन। अगर इनके बीच की जो दूरी है उसको डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या बढ़ेगी या घटेगी? और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, और घटेगी तो, और अगर इनके बीच की दूरी हाफ कर दी जाए तो क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी? और घटेगी तो कितनी घटेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? 10 सेकेंड आपके पास पहला क्वेश्चन करने के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हो गया। चलो देखो इधर। अब भाई इसमें आपने, ये एक सवाल मेरे से एक बच्चे ने भी पूछा था, है ना लक्ष्मी जी, आपने पूछा था मुझसे सवाल कि आर की अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस हाफ हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए ना एक तरीका होता है। जैसे मान लो सबसे पहला बेसिक चीज लिखो। क्या लिखोगे बेसिक चीज? आपने पहले माना दो बॉडी को जिसका मास m1 है, जिसका मास m2 है, दोनों के बीच क्या है, दूरी r। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा G m1 m2 अपॉन में, और यही हमें कितनी दे रखी है, 40 न्यूटन। कितनी दे रखी है, 40 न्यूटन। कितनी, 40 न्यूटन। अब बोला गया है अगर डिस्टेंस डबल कर दी जाए, यानी जो हमारा आर डैश है वो क्या हो गया, पुरानी वाली डिस्टेंस से दुगना, पुरानी वाली डिस्टेंस से, तो नई फोर्स क्या होगी, तो नई फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश इक्वल में क्या होगा, G m1 m2 अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। आर डैश कितनी मानी हमें, 2r। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश क्या होगा, G m1 m2 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, जो होगा G m1 m2 ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/4 G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर इसके जैसा नहीं लग रहा, तो इसकी जगह मैं 40 नहीं लिख सकता, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 40। क्या लिख दिया, अब 40 को मैं 4 की टेबल में काट सकता हूँ, कितनी बार में, 10 से, बचा आंसर कितना,
10 न्यूटन। कितना आ गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें। इसके डिस्टेंस क्या होगी? हाफ। अगर डिस्टेंस हाफ होगी तो वैल्यू बताओ क्या होगी? कितनी? हाउ मच? 40 न्यूटन? 60? 60 न्यूटन बस? देखो आंसर आपने गलत बोला थोड़ा। आप एक लगाना भूल गए, 160 न्यूटन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, फिर से देखो। फिर से हमारे पास जो एफ का फॉर्मूला है वो क्या है? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जो कितना दे रखा है? 40 न्यूटन। सेकंड भाग में हमारे पास दे रखा है कि जो आर डैश है वो पुरानी वाली डिस्टेंस का आधा हो जाता है। पुरानी वाली डिस्टेंस का, इट मीन्स हमारे पास जो एफ डैश आएगा वो क्या आएगा? जी m1 m2 अपॉन में आर डैश का होल स्क्वायर। एम आई राइट? तो जी m1 m2 आर डैश कितना है? r/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जी m1 m2 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 4 चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो हो गया 4 मल्टीप्लाई में जी m1 m2 अपॉन में, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? तो मैंने लिखा 4 इंटू में 40, और जो लगभग आ गया 160 न्यूटन। 160, तो कितना गुना बढ़ा? 4 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द फोर्स बिटवीन द मासेस ऑफ द 100 ग्राम सेपरेट बाय 1000 सेंटीमीटर। आपके फिर से 10 सेंटीमीटर है, जल्दी करो। 10, 9, 8। अपनी स्पीड बढ़ाओ, जितनी अच्छी स्पीड उतना अच्छा लिख सकते हो, और उतना ही अच्छा पढ़ा सकते हो, और उतना ही अच्छा पढ़ सकते हो, और उतने जल्दी एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि स्पीड में वही लिखता है जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और जो स्लो लिख रहा है मतलब उसको अभी भी अपनी आप पर या अपनी नॉलेज पे डाउट होता है। चलो देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि हमारे पास दो मास दे रखे हैं m1 m2। दोनों मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। याद रखना कभी भी कोई भी आपका न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने का पहला तरीका क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन। पहला तरीका यानी हमेशा उसे ऐसा यूनिट में लेना है, तो इसको ऐसा यूनिट में करोगे तो 100/1000 kg, जो आएगा लगभग 0.1 kg। ठीक है, दूसरा हमारे पास डिस्टेंस क्या दे रखी है? 1000 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11। m1 कितना दे रखा है? 0.1 इंटू में 0.1। 1000 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, 0.1 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1। ये भी क्या होगा? 10 की पावर -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.67 10 की पावर -11, 10 की पावर-2, 10 की पावर-1। इधर ही कंटिन्यू कर देता हूँ कि 6.67 10 की पावर-11, 10 की पावर-2, ये प्लस का ऊपर जाकर माइनस का हो गया, इंटू में 10 की पावर-1 इस वाली वैल्यू का, 10 की पावर-1 इस वाली वैल्यू का। ठीक है, तो कितनी होगी? -11 -12 -1 -1, ये हो गया -13 -14 -15। तो आंसर हमारे पास आ गया 6.67 10 की पावर-15 न्यूटन। ठीक है,
अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म्स क्या है? वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर फॉर्म तो मैं स्टार्ट करूंगा, पर उससे पहले ना आप वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जान लो। अब वेक्टर क्या होता है? देखो, हमारे पास ना डायरेक्शन बेसिस पे तीन फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर होती है, दूसरी क्या होती है वेक्टर होती है, तीसरी क्या होती है टेंसर होती है। सबसे पहले स्केलर जानो क्या होता है। स्केलर क्या होता है? इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, प्लस डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, बस मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में फॉलो नहीं करता, ये वो स्केलर कहलाता है। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, कोई फिक्स नहीं है। पर एक हमारे पास क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस में डायरेक्शन होती है। और यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं होती, इसके पास क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो एक तो मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, एक क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो तीन चीजें पाई जाती हैं। अब ये तो हमारे पास वेक्टर पता चल गया हमें वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है दो तरीके से। देखो, कोई भी वेक्टर होगा, मान लो आपके पास फोर्स, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसके ऊपर होता है एक एरो। एरो का जो आगे वाला भाग होता है उसे कहते हैं हेड, और पीछे वाले भाग को कहते हैं टेल। अब वेक्टर भी पता है बहुत प्रकार के होता है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो ये बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। तो उनमें से एक होता है यूनिट वेक्टर्स। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर करने में काम आता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिट होती है। यूनिट का मतलब होता है वन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? वन। तो इसको दिखाया जाता है कैप से। क्या दिखाया जाता है? जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, R12 कैप, R21 कैप। ये सारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सॉरी, हाँ, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, कैप से दिखाया जाता है। अब यूनिट वेक्टर का ना एक फॉर्मूला होता है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना हमारे, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वो इक्वल होता है वेक्टर के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है।